तो देखिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं सहायक आचार्य से संबंधित एक टॉपिक हिंदी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपको निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर आपको सेकंड पेपर में दिलाएगा। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर देखिए और अंत तक देखिए। अंत तक देखने पर आप निश्चित रूप से हिंदी में 2 से 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इससे कहीं आपको छूटना नहीं है। देखिए टॉपिक क्या है आपका कि भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के विभिन्न रूप जो टॉपिक है आपका हिंदी में दिया हुआ है और इससे सवाल आना ही आना है। तो देखिए भाषा के विभिन्न रूप क्या है। सबसे पहला है रचनात्मक भाषा, फिर है आपका राजभाषा, फिर है आपका राष्ट्रभाषा, फिर है आपका संपर्क भाषा और एक है आपका संचार भाषा। तो ये आपको जो देख रहे हैं रचनात्मक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, तो यह सब है कहाँ, है क्या और इससे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इन सब बातों का जानकारी हम लोग आज इसी वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो हम लोग शुरू करते हैं वो है हमारा रचनात्मक भाषा। तो रचनात्मक भाषा, तो जैसा इसका वर्ड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है रचनात्मक, यानी कि इसका मतलब हुआ आपको कि वैसी भाषा जिसके माध्यम से आपको किसी चीज की रचना करनी हो, वैसी भाषा को हम क्या कहते हैं रचनात्मक भाषा। आप बोर्ड पर देखिए डिफिनेशन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वैसी भाषा जिसमें रचना की जाती है, जैसे पत्र पत्रिकाओं में, साहित्य में, समाचार पत्रों में जो रचना की जाती है उसमें मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसी भाषा को रचनात्मक भाषा कहते हैं। इसे साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। और आप एक चीज इसमें देख लीजिए, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है इस भाषा का परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होता है, मतलब कि यह भाषा बार बार परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन लोक भाषा हो वो क्या होता है, वह परिवर्तन उसका क्या होता है जल्दी जल्दी होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे वो है हमारा राज्य भाषा, यानी कि जो हम लोग देखें रचनात्मक भाषा, तो आपको अगर कहा जाए कि समाचार पत्रों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आप वहां पर ऑप्शन रहेगा रचनात्मक भाषा, तो आप वहां पे टिक करेंगे रचनात्मक भाषा। अब इसके आगे हमारे पास एक है राजभाषा। राजभाषा, तो राजभाषा के बारे में आप देख लीजिए, इसको हम लोग कहेंगे तो राज्य भाषा। राजभाषा के बारे में कुछ चीजें आपको जानना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है। मतलब जितना भी सरकारी कामकाज है, चाहे संसद हो, विधानमंडल हो, जहाँ उस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं राजभाषा। राजभाषा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है आपको कि श्री राजगोपालाचारी 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। देखिए नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया और संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो है वो बताया है कि राजभाषा है। कहाँ बताया गया तो संसद की कार्यवाही में। और यहाँ पे एकदम अमुक बात है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए यह अमुक डेट है जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि 14 सितंबर
1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अब आगे देखिए, अब राजभाषा को संविधान में दर्जा मिल गया तो संविधान में है कहाँ? तो संविधान में आपको पता है कि भाग हैं 22 भाग, अब बढ़ के हो गया है 25 भाग। तो संविधान के भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 एक अलग ही है जो इसमें राजभाषा का वर्णन करना है या वर्णन किया गया है, ठीक है। तो भाग 17 में जो अनुच्छेद है वो है 343 से 351, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 सवाल बन रहा है। पहला कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का जिक्र किया गया है, तो आप भाग 17 बताएंगे। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो अनुच्छेद 343 से 351। और अब देखिए भाग 17 है, भाग 17 में जिसमें राजभाषा से संबंधित है उसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। कौन कौन है? तो देखिए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 343 से 351। तो 343 से 351 के लिए ही 4 अध्याय बना हुआ है। 4 अध्याय तो देखिए जैसे अध्याय 1, अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, अध्याय 4 है। देखिए थोड़ा सा इस पर गौर करिए। आप लिखा हुआ है कि भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 अध्याय 1, पहले यहाँ बात समझिए। अध्याय 1 यहाँ अनुच्छेद का है तो 343 से 344 है। तो अध्याय 1 में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो संघ की राजभाषा। आपको पता है कि भारत एक संघ है, तो संघ की राजभाषा क्या होगी और संघ की राजभाषा अगर हिंदी है तो उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो कहाँ किया हुआ है? तो भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से 344 में। अब आगे बात करते हैं, अगर संघ का भाषा पता चला गया, संघ के भाषा पता चल गया आपको, तो संघ के बाद 343 से 344 हो गया। तो अब हम उसके आगे चलेंगे तो हमारे पास है अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या बोला? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? तो 44 तो यहाँ हो गया, तो 45, 46, 47 वो आ गया कहाँ? अध्याय 2 में। तो देखिए अध्याय 1 संघ की भाषा की बात करता है, अध्याय 2 तो प्रदेश की भाषा की बात करता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ से एकदम डायरेक्ट आएगा आपको परीक्षा में, क्या कि अध्याय 1 या फिर सब प्रश्न ऐसे आएगा कि संघ की भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ की भाषा संविधान के 343 से 344 अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि भाग 17 के अध्याय 1 में वर्णित है। अब यहाँ प्रदेश की भाषा, तो प्रादेशिक भाषा जो है वो कहाँ है? अध्याय 2 में है। हम लोग इस पर डीपली चर्चा करेंगे, अभी इसी में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अध्याय 3 कहाँ से है? तो 348 से 349। तो देखिए पहला हो गया संघ की भाषा, आप ध्यान रखेंगे, सोचेंगे कि सबसे बड़ा संघ है। संघ के बाद आ गया प्रदेश की भाषा, प्रदेश की बात आ गया। अब आ गया कि प्रदेश की तो भाषा हो गया, संघ की भाषा हो गया, तो इसके आगे जिक्र कर दिया गया कानून की भाषा, यानी कि एससी और एचसी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। अब आ गया इसके आगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? तो विदेशी निर्देश है कि माने अंग्रेजी को कब तक रखा जाए, अंग्रेजी को कैसे हटाया जाए। संविधान में चर्चा किया हुआ था कि अंग्रेजी को सभी जगहों पर 15 साल तक रखना है, उसके बाद हटा देना है। हालांकि वो आज तक नहीं हटा, इसके पीछे है रीजन जो बताया जाएगा अभी आपको। तो हम लोग यहाँ चल रहे थे। अब देखिए अब हम लोग इसका चर्चा डीपली करते हैं। डीपली क्या होता है? माने गहराई से करते हैं। जैसे अध्याय कितने हैं संविधान में? संविधान के भाग 17 में कितने दिया है अध्याय हैं? तो 4। तो सबसे पहला हम अध्याय बात करते हैं किसका? अध्याय 1 का। अध्याय 1 में किस चीज का बात करता है? तो भारतीय संघ की राजभाषा। भारतीय संघ की राजभाषा का बात कहाँ हो रहा है? अध्याय 1 में हो रहा। और
इसमें कौन कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 का बात है। तो देखिए पहले नंबर अनुच्छेद 343 में आपका अनुच्छेद 343(1) या इसको बोलते हैं 343(a) भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सीधे यहाँ से प्रश्न आएगा आपको कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहला अनुच्छेद जो है भाग 17 का 343, उसी में वर्णन किया हुआ है कि संघ की जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा। इसके आगे में बात करें तो अनुच्छेद 343 में ही उसका सेकंड पार्ट क्या है, मैंने भाग उसका 2 क्या है? इस अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे लागू करने की अवधि 15 वर्ष बाद रखी गई है। मतलब बताया गया कि संविधान तो लागू हो गया, पर अभी तुरंत हिंदी को सभी चीजों में लागू किया नहीं जा सकता, क्योंकि लागू करने से बहुत सारे व्यवस्था बिगड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, यहाँ पे जितने भी सरकारी कामकाज सब अंग्रेजों के माध्यम से यानी कि अंग्रेजी के माध्यम से होता था। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि तुरंत संविधान लागू होते ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदी को नहीं रख सकते, अंग्रेजी को नहीं हटा सकते, लेकिन 15 वर्ष बाद तक हम इसे हटा सकते हैं, ऐसा बताया गया। कहाँ? अनुच्छेद 343 के ख में। अनुच्छेद 343(3) में क्या हो गया कि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ था कि हटा सकते हैं, लेकिन फिर संविधान में इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया कि आपको अगर इच्छा हो, सभी लोगों का इच्छा हो, तो अंग्रेजी को 15 साल के बाद भी रख सकते हैं। और इसी के कारण समझिए कि आज तक अंग्रेजी को हम लोग नहीं हटा सके और अभी तक जो जितना भी कामकाज सरकारी कामकाज है वहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत लागू है। अब इसके आगे देखिए तो अनुच्छेद आ गया आपका 344, ये क्या है? तो इसके अधीन अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा से संबंधित, हिंदी से संबंधित क्या करता है कि आयोग बनाएगा, आयोग का गठन होगा, उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए और मतलब उसके बारे में क्या किया जाए, इसके लिए आयोग का गठन बताया गया है। कहाँ? 344 में। और इसी के तहत आपका 2 आयोग का गठन हुआ। सबसे पहला आयोग का गठन हुआ कौन? प्रथम राजभाषा आयोग, तो क्या है? बीजी खेर समिति। इसको कब इसका गठन हुआ? तो 1955 में। अगर बात करें बीजी खेर माने बाल गंगाधर खेर, इसको शॉर्ट में कभी कभी खेर समिति भी कहा जाता है। सबसे पहले ही राजभाषा से संबंधित एक कमेटी का गठन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बीजी खेर समिति, या फिर सीधे सीधे खेर समिति भी बोलते हैं, और नहीं तो फिर प्रथम राजभाषा आयोग, इसका गठन कब हुआ है? 1955 में। यहाँ से सीधे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कि खेर समिति का गठन कब हुआ या फिर खेर समिति किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा खेर है तो राजभाषा से संबंधित है। सबसे पहले कौन गठन हुआ है? तो बीजी खेर। अगर हिंदी में अगर पूरा फुल फॉर्म करें हम लोग तो बाल गंगाधर खेर। तो बाल गंगाधर खेर समिति का गठन कब हुआ? तो 1955 में। और यह जो समिति है वो क्या किया? बताया कि हिंदी को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है या हिंदी को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। लेकिन इसके बाद एक समिति का गठन हुआ, उस समिति का नाम है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति, या उसी को अगर शॉर्ट में बोले तो जीबी पंत समिति। अब यहाँ देखिए बीजी था, यहाँ जीबी है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि पहले बीजी की पहले जीबी। तो एबीसीडी आपको ऐसे करता होगा, तो पहले देख लीजिएगा कि पहले बी की पहले जी, तो देखिएगा ना पहले बी तब कहिएगा पहले बीजी तब जीबी। याद रखना आपको 1955 में हुआ बीजी,
1957 में इसका गठन हुआ, किसका? जीबी का। और यह समिति 1959 में रिपोर्ट करती है कि हिंदी को तो राजभाषा रखा जा सकता, राजभाषा है ही, लेकिन इंग्लिश को भी पूर्णतः हटाना नहीं जा सकता है, या हटाने पर दिक्कत है। हिंदी को भी द्वितीय भाषा के रूप में रखा जा सकता है। अब इसी के सिफारिश के कारण आज तक इंग्लिश को हम लोग नहीं हटा सके। देखिए थोड़ा सा आगे पढ़िए, इसमें लिखा हुआ सारा बात। इसमें खेर आयोग ने सर्वश्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। देखिए जो था ऊपर खेर आयोग, बीजी खेर बाल गंगाधर खेर, तो कहा कि हिंदी को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर जोर दिए, परंतु पंत समिति, देखिए शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं कुछ, पंत समिति ने प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने के बजाय इसे सहायक भाषा बनाए रखने की वकालत की। मैंने वकालत करने की नहीं, तो सहायक भाषा रहने दीजिए, पूर्णतः नहीं हटाइए। अब इसी के कारण से सरकार का किया कि सरकार ने पंत समिति के आधार को माना और कहा कि नहीं ठीक है बोल रहे हैं, और राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया 1963-67, और उसमें हिंदी को कर दिया गया। उसी समय समझिए कि हिंदी को सत्यानाश कर दिया गया। सत्यानाश कर दिया गया मतलब कि अंग्रेजी को नहीं हटाया गया, और जब नहीं हटाया गया और कह दिया गया कि 115 साल के बाद तक भी हम लोग रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो आज तक है। आज तक सभी कुछ हम लोग को हिंदी इंग्लिश में देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो बात है, देखिए अब हम लोग आ गए अध्याय 2 में। हम लोग इसमें जो 4 अध्याय है, चारों अध्याय का चर्चा हम लोग करेंगे। तो अध्याय 2 है कुछ कहां से कहां है? अनुच्छेद है आपका 345 से 357, 345 से 347। इसमें क्या है? तो देखिए 43 में 44 में क्या था? संघ की भाषा। तो यहाँ किसकी भाषा है? प्रदेश की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं। यानी कि प्रदेश की भाषा के बारे में जब भी चर्चा अगर हो जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि नहीं, यह भाग 2 अध्याय 2 में है। अब अध्याय 2 में है तो जब भी होगा तो 45, 46 में होगा, इसके पहले 44, 42, 43, 47 में कुछ में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो अब इसको देखिए अनुच्छेद 345 में, इसमें प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, इसमें मतलब प्रदेश में कौन भाषा रहेगा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, ऐसा वर्णन कहाँ है? 345 में। 346 में क्या है? तो एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र भेजना है, तो पत्र का राजभाषा क्या होगा? तो ये कहाँ चर्चा किया गया है? तो 346 में। और 347 में क्या किया गया है कि 347 में है कि किसी राज्य की जनसंख्या, अगर कोई किसी राज्य की कुछ जनसंख्या या कोई प्रदेश में या किसी जगह विशेष में भी अगर बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो उसको भी भाषा के रूप में दर्जा देने का प्रावधान है। और इसी कारण से या इसी अनुच्छेद के तहत कहिए, अनुच्छेद 347 के कारण कहिए कि आज जो हम लोग को संविधान लागू हुआ था, उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था कि 14 भाषाएं ही, प्रदेश की 14 भाषाएं ही मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जो 347 अनुच्छेद है, इसके तहत समय समय पर अन्य राज्य की भाषाओं को भी प्रादेशिक राजभाषा यानी सरकारी भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त होते गया। किसके अनुच्छेद के तहत? 347 के तहत। तो यहाँ पर देखिए नोट बना के आपका लिखा हुआ है कि इसी अनुच्छेद के तहत 1967 में सिंधी भाषा, 1967 में सिंधी भाषा, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि 1967 में पहली बार क्या किया गया? किसको? तो सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। फिर एक बार संशोधन हुआ कब? 1992 में। और वहां पे कौन कौन भाषा जोड़ा गया?
तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और को जोड़ा गया। और फिर 2003 में फिर संशोधन हुआ तो वहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा परीक्षा हम लोग के क्षेत्र का है तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि संथाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो संथाली को 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया। आप थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है मोस्ट प्रिवियाय कि संविधान लागू होने के समय 14 पारदर्शी भाषाएं थी, 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त था। लेकिन आज यानी कि अब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को रखा गया था, ठीक है। और आज कितने भाषाओं को रखा गया 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को। और आप लोग को बताएं कि एक विशेष ध्यान रखिएगा कि संथाली को कब जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, 2003 में। अब इसके आगे देखिए, अध्याय 3 की बात करते हैं हम लोग। अध्याय 3 में 47 से चले गए अनुच्छेद, हमको चलना 351 तक। अध्याय 3 में 348 से 349 दो अनुच्छेद हैं। तो देखिए एक बार बैक में चलिए कि सबसे पहले अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में तो प्रदेश की भाषा, तो अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, यानी कि इसको कानून की भाषा भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि अध्याय 3 अनुच्छेद 348 349 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा, या शॉर्ट में कहे तो कानून की भाषा। अगर आपसे पूछ दे कानून की भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कानून की भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348 349 में किया गया है। अब देखिए 348 में क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों का प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। कहाँ है उल्लेख, मतलब कि न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसके लिए कहाँ है 348 में। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि भाषा जो है इंग्लिश है, इसमें राजभाषा को भी शामिल कर लिया जाए, या क्षेत्रीय भाषा में भी आप वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं आपको। लेकिन काम अभी क्या हो रहा है, काम सब इंग्लिश में होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ हिंदी अनुवाद या फिर आपका अन्य भाषाओं में आपको क्या कर दिया जाएगा, उसको अनुवाद कर दिया जाएगा। यानी कि न्यायालय की भाषा का जो जिक्र किया गया है कहाँ है 348 में। और 349 में क्या है, इसमें भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है कि माने भाषा जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा, किसको रखना है, किसको मान्यता देना है, यह सब का प्रावधान कहाँ किया गया है 349 में। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग अध्याय 4 में, अध्याय 4 में देखिए अध्याय 4 का लिखा हुआ है, अध्याय 4 लिखा हुआ है अनुच्छेद 350 351। अनुच्छेद 350 में क्या किया गया है, देखिए अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु भाषा का प्रावधान है। और यहाँ पे देखिए एकदम आमुख रूप से एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, यह अनुच्छेद 350 का ए, जो कि आप टीचर की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपको एकदम याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है, कि मतलब बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर में हैं तो उनको जो भी ज्ञान दिया जाए वो मातृभाषा में दिया जाए, इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 350 के ए में है। ये आपको आम रूप से याद रखना है कि 350 के ए में क्या दिया हुआ है, तो 350 के ए में उल्लेख किया हुआ है कि बच्चे जो प्राथमिक स्तर के हैं वे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें। और 350 बी देखिए क्या बोल रहा है कि कहीं अल्पसंख्यक लोग हैं तो उन्हें भी उनकी भाषाओं के लिए
विकास करने के लिए या उनकी भाषाओं में विशेष अधिकार के लिए वर्णन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? 350 में। तो 350 ये आपका है मातृभाषा का ही वकालत करता है कि बच्चे मातृभाषा में पढ़े, और 350 भी ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए वकालत करता है कि उन्हें भी अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है। आगे है 351, यह बहुत ही आमुख है और इससे बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्या प्रश्न आता है यहाँ से कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश कहाँ दिया गया है? तो 351 में। हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिया गया है वो है 351 में। 351 में निर्देश दिया गया कि हिंदी का विकास करना है। सभी राज्यों को निर्देश है सब कि आप हिंदी के विकास के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएं। अब देखिए एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि जो भाषा संबंधी जो बात है कहाँ है? तो संविधान के भाग 17 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 343 से 351 है। अध्याय कौन सा अध्याय कितने हैं इसमें? तो अध्याय 4 है। अध्याय 1 में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है? तो 343 344 है। 343 344 किसका बात करता है? तो संघ की भाषा की बात करता है। आप इसको अच्छी तरीके से देखें, एक बार देखिए, नहीं याद हो पाता है तो 2 बार देखें, लेकिन आपको इसे देखना चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोट्स बनाएं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न है यहाँ से सीधे आएगा, नहीं आएगा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। हम आपको हमेशा मिलेंगे। आप देखिएगा कि जो आपका सेकेंड पेपर का जो परीक्षा होगा उसमें हिंदी भाषा से संबंधित सवाल आएगा और सीधे यहाँ से प्रश्न होगा, सीधे होगा। आप इस बात को जरूर नोट करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न आता है परीक्षा में या नहीं आता है। तो आप एकदम मेरा विश्वास माने कि आपको यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आएगा। आप लोग देखिए, हम अभी लगातार परीक्षा तक आपको 6 to 8 से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराते जाएंगे और सिर्फ वही कंटेंट उपलब्ध कराएंगे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो कि परीक्षा में आमुख रूप से आएगा। तो आप इसको हमेशा अपने मोबाइल में प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तब करना है जब आपको लगे कि नहीं हमको इससे फायदा हो रहा है, और आप निश्चित है कि आपको फायदा होगा। आप मान के चलिए कि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, क्योंकि परीक्षा का समय आपका नजदीक है और हम आपको जो भी चीज बताएंगे वह सब परीक्षा से रिलेटिव होगा और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आगे देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे सवाल यहाँ से आएगा ना कि संघ की भाषा को लेकर कहाँ है? तो अध्याय 1 में है। तो किसका अध्याय 1 में? तो भाग 17 के अध्याय 1 में। और नहीं तो यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आएगा अनुच्छेद 343 344 में। प्रादेशिक भाषाओं की बात देखिए, संघ की भाषा हो गया तो हल्का आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश की भाषा हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो कानून की भाषा हो जाएगा, और सब हो गया तो यहाँ से विदेशी निर्देश हो जाएगा। विदेशी भाषाओं का निर्देश कि अंग्रेजी को कैसे हटाना है, हिंदी को कैसे बढ़ाना है। यानी कि यहीं पे 351 जो है वो हिंदी के विकास के लिए कदम उठाने के लिए राज्यों को निर्देश देता है। और यहाँ आप देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का जिक्र कहाँ किया हुआ है? अनुच्छेद 348 से 349 में। आप इतना कम से कम इस चैप्टर से जरूर पढ़ के जाए। अब एकदम दिमाग में बिठा के जाए 343 से 351 के बीच हमारा आना है तो आना है। और इससे संबंधित 2 अनुच्छेद और भी हैं जो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए संघ की भाषा हो गया, राज्य की भाषा हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा हो गया, विदेशी निर्देश भी हो गया, लेकिन एक चीज नहीं हुआ है कि संसद की भाषा का होगा, विधानसभा की भाषा का होगा। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नोट बना के आपको दे दिया गया है, इसको भी एकदम इंपोर्टेंस याद रखिएगा कि अनुच्छेद 120 में
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग करना है कि संसद में किस भाषा का प्रयोग करना है। तो संसद में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन अगर वहाँ का अध्यक्ष चाहे तो अपना मातृभाषा में लोगों को बोलने के लिए या खुद भाषण देने के लिए वह स्वतंत्र है या लोगों को बोलने की अनुमति दे सकता है। इसका उल्लेख किया हुआ है 120 में, यानी अनुच्छेद 120 में सीधे सीधे बात करें तो संसद भवन में कैसे भाषा का प्रयोग होगा, किस भाषा का प्रयोग होगा, इसका अगर वर्णन कहीं है तो है अनुच्छेद 120 में। अब लोगों को याद आया कि अनुच्छेद 120 में तो हम संसद का कर दिए, तो विधानसभा में क्या भाषा होगा? संघ की भाषा हो गया, कानून की भाषा हो गया, प्रदेश की भाषा हो गया, तो राज्य की विधानसभा में भाषा का होगा। तब उसको अनुच्छेद 210 में जगह दिए। देखिए यहाँ देखिए 120, यहाँ का है 210, याद रखिएगा 120 210, ठीक है। 120 पहले संसद और 210 राज्य के विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन कहाँ है? तो वो है आपका अनुच्छेद 210 में। यहाँ पे भी वही बात है कि 15 साल तक क्या किया जाएगा? अंग्रेजी में प्रयोग किया जाएगा, फिर हिंदी को अंग्रेजी को 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। संसद चाहे अध्यक्ष चाहे तो क्या करे, वहाँ के लोगों को या उसके सदस्यों को हिंदी में या उसके मातृभाषा में भी बोलने का आदेश दे सकता है। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा है आपको MCQ प्रश्न है ना, आप इसको देखें और हल्का सा प्रयास करें, हो सके तो सीधे सीधे परीक्षा प्रश्न ऐसे ही आ जाए, यही आ जाए, तो आप इसको जरूर देख लें। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो एकदम समझेंगे कि संविधान लागू हुआ ना तो राजभाषा के रूप में मिल गया, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो किसी को लगा कि नहीं देश आजाद हो गया तब मिल गया, तो देश आजाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो मिला है आपको 14 सितंबर 1949 को। ये बात को आपको विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि आपको परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसको लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला, तो है 14 सितंबर 1949। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी प्रश्न हाई लेवल से नहीं, कुछ प्रश्न लो लेवल से भी होते हैं, जहाँ सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? माने 8वीं अनुसूची में तो अभी तक 22 भाषाएं हैं, पर ऐसा कौन भाषा है जो शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें सीधे सीधे देखिए आप कि जो आपका भोजपुरी है ना, तो भोजपुरी जो देख रहे हैं, भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? एकदम सीधे प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात याद रखिएगा, संघ लिखा हुआ है, संघ, तो आपको याद होना चाहिए कि संघ की बात कहाँ करता है? तो 343 और 344 में। तो इसमें देखिए 345 342, तो 342 तो भाषा संबंधित है, ये नहीं है। 350 जो है क्या करता है? तो मातृभाषा से तो वकालत करता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? 343, सही जवाब 343 होगा कि देवनागरी को, लिपि देवनागरी और राजभाषा हिंदी, ये दोनों को कहाँ रखा गया है, किस अनुच्छेद में? तो 343 में। संसद की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब फिर देखिए यहाँ पे संसद की भाषा, ये तो आपका संघ की भाषा करता बात करता है, फिर ये 120 है तो यही करता है आपको संसद की भाषा। और 210 आपको पता है ना, बताएं अभी हम, इस 210 में किसका बात करता है? तो विधानसभा की बात करता है। विधानसभा की भाषा क्या होगी, उसका वर्णन 210 में मिलेगा। संसद की भाषा क्या होगी, इसका वर्णन आपको 120 में मिलेगा। और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि
का वर्णन हमको 343 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी राजभाषा है का वर्णन संविधान के किस भाग में है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो संविधान के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा बताया गया। अब देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं, कितने भाषाओं को समावेश है? कितने भाषाओं का समावेश है? माने कि वर्तमान में हिंदी में, वर्तमान में जो संविधान है, संविधान के अनुसूची 8 है, उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितना है? 22 भाषा। और जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो वो था आपका 14। अब यहाँ पे देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग, या इसी को बोलेंगे बाल गंगाधर खेर, या कभी कभी परीक्षा में रहेगा सीधे खेर आयोग, या इसी को कहेंगे बीजी खेर, शॉर्ट में कहेंगे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन कब हुआ? तो बता दें आपको कि एगो है बीजी खेर, एगो है जीबी पंत। जीबी पंत, तो देखिए पहले बीजी तब जीबी, तो बीजी खेर का गठन हुआ आपको 1955 में, और जीबी का हुआ 1957 में। और जीबी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि रिपोर्ट कहना दिया ये, तो 1959 में। तो अभी आपको सवाल क्या है? सवाल है कि बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1955। देखिए यह जो है नाच गाना से संबंधित वीडियो नहीं है, यह पढ़ाई संबंधित वीडियो है। तो आप इसको जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको हर बात समझ में नहीं आएगा। तो आप समय निकाल के इसको जब भी देखें तो ध्यान से देखें, इसलिए देखें कि आपको यह परीक्षा से संबंधित है और यह आपको भविष्य को आगे बढ़ाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति। देखिए पहला समिति गठन हो गया प्रथम राजभाषा आयोग, और दूसरा क्या हुआ? संसदीय राजभाषा समिति। इसी को कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत, माने कि जी से गोविंद, बी से बल्लभ, और पंत तो पंत, और कभी कभी शॉर्ट में बोलता है पंत समिति। तो पंत समिति बोलेगा या जीबी पंत बोलेगा या गोविंद बल्लभ पंत बोलेगा, उसी की बात करते हैं। और इसका गठन कब हुआ? तो 1957 में। रिपोर्ट कब दिया? तो 1959 में। अब यही कर दिया अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखने का वकालत, जिसके चलते आज तक अंग्रेजी हम लोग हो रहे हैं। और 1955 में तो याद होगा कि ये इसमें कौन है? बीजी, ठीक है। आप तो बीजी और जीबी को तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, अब मात्र अंतिम 2 प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्राथमिक स्तर में बच्चे मातृभाषा में पढ़ें, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो कहाँ है? तो 350। 343 की बात करें तो फिर एक बार याद कीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भाषा का होगा तो हिंदी, और लिपि का होगा देवनागरी। इसका वर्णन कहाँ हुआ है? तो 343 में। 350 ये है, यही बताया है कोई चीज कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर के बच्चे पढ़े, और 351 का है बताया कि हिंदी का विकास कैसे हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 350 ए। अब यहाँ पे अंतिम सवाल है कि संविधान लागू होने के समय कितनी प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, और अभी फिलहाल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से यह टॉपिक समाप्त हुआ। इसका अगला पार्ट भी आपको हम बताएंगे, जिसमें कुछ आपका बचा गया है, राष्ट्रभाषा बच गया है, संचार की भाषाएं बच गया है। इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इसका अगला वीडियो लेकर आएँ, आप कमेंट में भी जरूर लिखिएगा।